नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां मोदी सरकार के 7 साल बनाम भूपेश सरकार के 2.5 साल को लेकर बीजेपी कांग्रेस से एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस ने जहां केंद्र की नीतियों और महंगाई को लेकर सीढ़ी जारी की, तो बीजेपी भी प्रदेश सरकार पर अब शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ते से चुनावी वादों की याद दिलाकर 2.5 साल का हिसाब मांग रही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि 2.5 साल बनाम 7 साल के सियासी में कहीं जनता ठगी तो नहीं जा रही है। इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के जहां 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, तो उधर केंद्र में भी मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के बीच 2.5 साल बनाम 7 साल को लेकर सियासी जंग छिड़ती दिख रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र की नीतियों और महंगाई के खिलाफ एक सीडी जारी की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब महंगाई के खिलाफ अपने महिला विंग के जरिए घर घर पहुंचने की तैयारी में है। सभी सामानों का मूल्य वृद्धि करना ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। मजाक हो रहा है भारत की जनता के साथ। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि नौजवानों आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप पकौड़े तलो, लेकिन पकौड़े तलेंगे किसने? क्या पानी में पकौड़े बनेगा? पकौड़े तलने के लिए तेल को तो आपने बहुत महंगा कर दिया। पिछले 1 महीने में 120 रुपए से 180 रुपए कर दिए। चाहे आप किसी भी चीज की कीमत देखिए, हर तेल की कीमत बढ़ी है, साबुन की कीमत बढ़ी, डिटर्जेंट पाउडर की कीमत बढ़ी है। इस बढ़ती हुई महंगाई में कब होना चाहिए रेट, तो यह हर चीज को महंगा। उधर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश सरकार के 2.5 साल होने पर उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अभियान चला रही है। सड़क में जाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न नरवा है, न गरुआ है, न घुरुआ है, न बारी है, न बेरोजगारी भत्ता है, शराबबंदी तो है ही नहीं, 2 साल का बोनस पता नहीं। और जो हालात आज कांग्रेस सरकार के है, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल में नए माफिया का राज आ गया। रेत माफिया, कोल माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, क्या नहीं हो रहा है इस। अब उसके लिए केंद्र सरकार की, यदि केंद्र सरकार की बात करनी है तो केंद्र सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं जो अपने आप में इतिहास रचने वाला है। केंद्र सरकार ने इस 5 साल और 2 साल में एक नया इतिहास रचा है। बहरहाल बात चाहे केंद्र सरकार की 7 साल की हो या छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल की, इनका सीधा सरोकार आम जनता से ही है। इसलिए सवाल केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों से है कि क्या जनता से किए जिन वादों की रथ पर सवार होकर वो सत्ता तक पहुंचे, क्या सत्ता मिलने के बाद जनता के उन वादों को पूरा किया गया? छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बनाम 7 साल की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी अपनी 2.5 साल की उपलब्धियां नहीं, मोदी सरकार की 7 साल की नाकामियां गिनाना चाह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की 2.5 साल की नाकामियां गिनाने के लिए सड़क पर आ गई है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े हुए मामलों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, केवल राजनीति जारी है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो सवाल यही है कि आखिर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर कब तक चलेगा, कब तक यूं ही सियासी पलटवार होते रहेंगे, लेकिन बीच में आम जनता का आखिर कौन सोचेगा? इन तमाम सवालों पर आज हम जवाब लेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। जयंत वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है जयंत जी आपका। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सुशांत जी आपका भी। इसके साथ ही सुबोध हरिद्वाल जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सुबोध जी आपका भी। सबसे पहले जयंत वर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जिस तरीके से हम इस वक्त देख रहे हैं
2.5 साल बनाम 7 साल, जिस तरीके से ये जो पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में चल रही है, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? और इसमें कहीं ना कहीं जनता से जो वादे किए गए थे वो अभी तक धरातल पर पूरे नहीं किए गए। घोषणाएं तो कर ली जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो काम आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए करिश्मा जी, ये आज का जो हमारा लोकतंत्र है भारत में, इसमें जो सत्ता पे आता है तो ये सत्ता तो हमारी मीडिया की और ये बोलचाल की भाषा है। बेसिकली ट्रेजरी बेंच पे कब्जा करना होता है। जो सरकार बनाता है वो ट्रेजरी बेंच पे कब्जा करता है, यानी जो खजाना है राज्य का या केंद्र का जो भी होगा, तो जो सत्ता पे है वो खजाने पे कब्जा करके रखता है। और सत्ता पे आने का मकसद ही ये होता है कि हमको इस खजाने पे कब्जा करना है, ताकि उसका उपयोग हम अपने और अपने से जुड़े लोगों के हित के लिए करेंगे। और जो अपोजिशन होता है, जो विरोध होता है लोकतंत्र में, वो है कि वो देखेगा कि खजाना का जो संविधान के अनुसार उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें कहीं खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, भ्रष्टाचार है। बेसिकली लोकतंत्र में ये होना चाहिए। और उसमें अब ये है कि आम जनता का कि आम जनता से संबंध है, तो वो है बेरोजगारी, वो है गरीबी, वो है भ्रष्टाचार, और ये तमाम मुद्दे हैं जो आम जनता को, इससे महंगाई है, इनसे सरोकार होता है। बाकी वो अनुच्छेद 370 उन्होंने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि विवाद खत्म कर दिया। आम जनता का इससे कोई संबंध नहीं है, पॉलिटिकल है पूरा का पूरा। पर आम जनता को जिनसे मतलब है वो उसके जीवन में क्या बदलाव आया है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। और मुझे लगता है लोग संविधान के यदि पार्ट 4 को आप जाएंगे, जो फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस है, उसमें साफ लिखा है कि वहाँ आम आदमियों को रोजगार मिले, उनके हालत ठीक हो, महिलाओं के बच्चों की स्थिति ठीक हो। अब इस सब नज़रिए से देखें तो मुझे लगता है कि ना तो केंद्र सरकार संविधान के जो पूरे के पूरे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस है, उसकी कसौटी पे खरी उतर रही है, और न राज्य सरकारें भी। राज्य सरकार ये कह सकती हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका सीधा संबंध केंद्र से होता है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसको राजनीति में लेके जाएं, ये करके जाएं, तो मुझे लगता है कि आम जनता को एजुकेट किया जाना चाहिए, और उसमें ये बताना चाहिए कि भाई ये इस प्रकार से है कि आम आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा धन्ना सेठ होते जा रहे हैं। तो मतलब लोगों के जेब से पैसा निकल के कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। और यदि भ्रष्टाचार है तो उसमें मंत्री जो ओथ लेता है दैट मैं बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के काम करूंगा, और यदि उसने भ्रष्टाचार किया है कहीं डिपार्टमेंट में, तो मतलब अनुराग, द्वेष, इसके अलावा वो लोग मतलब संविधान की अपनी ओथ के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है जनता को एजुकेट किया जाना चाहिए, और देखना चाहिए कि सरकार संविधान की कसौटी पे खरी उतर रही है या नहीं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास और इसको समझने की कोशिश करेंगे गहराई से। सुबोध जी के पास जाते हैं। सुबोध जी, अब जिस तरीके से सत्ता कांग्रेस की है, कई सवाल आपसे भी उठते हैं, लेकिन ठीक है, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कई सवाल उठाए, केंद्र पर कई सवाल आपने उठाए हैं। जानना चाहूंगी आपसे, आपने जो वादे घोषणा पत्र में किए थे, क्या आपने वो पूरे किए? बिल्कुल करिश्मा जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे घोषणा पत्र को तो हमने पब्लिक कर दिया है। 36 वादे किए थे, हमने 26 से ज्यादा वादों को निभाया है, और वो उस समय पर निभाया है जब प्रदेश 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मुझे तो मोदी सरकार पर एक बात याद आती है कि तनख्वाह का कुछ रुपया राशन ले गया, कुछ खर्च हो गया दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन हो गया, बाकी खर्च हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, और मोहताज हो गया आदमी फिर से पाई पर। देश सोच रहा है क्या कहूं मैं महंगाई पर। महंगाई जो आज राशन की है, तेल की है, गैस की है, पेट्रोल की है, डीजल की है, ये जो चारों तरफ से मार रही है करिश्मा जी, इसकी जिम्मेदार छत्तीसगढ़ की सरकार तो नहीं है, इसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। मैं और मेरी पार्टी क्यों सवाल ना उठाए जो ये हमने जो आज जारी किया है, इस पर हम सवाल क्यों ना उठाए करिश्मा जी? तो मुझे फिर इसी से जुड़ा मेरा भी 20-25 सेकंड देंगे। सुबोध जी, इसी से जुड़ा मेरा भी एक सवाल है, क्यों नहीं कांग्रेस शासित राज्य वेट टैक्स कम करके एक उदाहरण पेश करते हैं? आपको अगर इतनी ही ज्यादा फिक्र है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सुनिए ना, तो वेट टैक्स कितना लिया जा रहा है? राज्य सरकार के अधीन आता है ना ये। मैं आपको बताता हूँ ना,
39% तो केंद्र की सरकार हमसे एक्साइज ले रही है पेट्रोल डीजल पर। चलिए मैं और एक्साइज रही बात ड्यूटी वैट पर टैक्स आऊंगी, कम आप करने वैट टैक्स की, के बारे में बताएं। मैम एक मिनट, अगर वैट टैक्स कम करने की बात आई गई है, मैं चाहूंगा सुशांत भैया का जब नंबर आए तो उनसे पूछे कि 15 साल में रमन सिंह जी ने कब वैट को कम किया था। एक तो हमारा 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व ये लोग रोक के रखे हैं जीएसटी का, उसके बाद हमसे उम्मीद करते हैं कि हम वैट टैक्स को भी कम कर दें, उसके बाद हमसे उम्मीद करते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ सड़क पर आ जाए इनके कारण। मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, आज 70 से 80% चीजों के दाम बढ़ गए हैं। रसोई सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया संभालना। आज महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम जी के नेतृत्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो मार्मिक इसलिए थी क्योंकि वहां महिलाएं मौजूद थी जो रसोई को अपने जेब के खर्च से चलाती हैं और आज वो सब दुखी हैं। मैडम आप देखिए, जो मूंगफली का तेल 100 रुपए में आता था, मैं वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, जो 100 रुपए का आता था आज 220 रुपए का है। सरसों का तेल तो बहुत बड़ी उछाल मारा है, 90 रुपए लीटर की उछाल सरसों तेल में है ना। और आप पोहा पे आ जाइए, डबल हो गया है। हल्दी मिर्ची धनिया 200 से 600 रुपए किलो हो गया है। चाय की पत्ती 200 से 410 रुपए हो गई है। शक्कर 22-24 से 38 हो गई है। रसोई गैस 380 से 890 हो गई है, तो सबसे बड़ा एक उछाल है। आप मुझे बताइए, आलू प्याज डीजल पेट्रोल गैस जो देखिए चारों तरफ से अगर महंगाई या जनता को मार रही हो तो क्या जनता के पक्ष में सवाल उठाना हमारा अधिकार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार आपका है, लेकिन देखिए पेट्रोल का और सरकार हर महीने दाम बढ़ाती है डीजल और पेट्रोल का। सुबोध जी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र को देखकर उन्होंने आपको नहीं चुना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना है कांग्रेस पार्टी को, सीएम भूपेश बघेल को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं राज्य की भी बनती है। नहीं, मैं आपके पॉइंट को समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब 2018 में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कुर्सी को छोड़कर गए, तब छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी का रेट था वो गूगल आप भी करें, सुशांत जी भी करें, हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जुड़े वो भी करें, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स 18% था जो आज 3% पर खड़ा है। हमने वादा किया था जनता को 2500 रुपए देंगे, तो चाहे वो 1940 रुपए के साथ 9,000 रुपए प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ 2540 पहुंचाने का मामला हमने दिया है। आप अगर देखें तो गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमने गौ पालकों के जेब में आर्थिक तरीके से मजबूती पहुंचाई है। योजनाओं की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल योजनाएं ला रहे हैं वो एक सराहनीय पहल भी है और उसको जनता सराह भी रही है। ठीक है, सुशांत जी से भी मैं जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है कि क्या वो 15 साल में करके गए थे और क्या हमने 30 महीनों में करके दिखाया। ठीक है, चलिए ठीक है। सुशांत जी, इसका जवाब दीजिए, क्या किया है आपने अपने शासनकाल में? बीजेपी ने क्या कुछ किया? और जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है सर, इससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। क्यों आखिर इतना टैक्स लिया जा रहा है, ये भी थोड़ा बताएं। वेट टैक्स पे तो हमने बात की, हालांकि तर्क और जो स्पष्टीकरण है वो उतना क्लियर नहीं मिला। एक्साइज ड्यूटी को लेकर आप क्या कहेंगे? करिश्मा जी, विषय ये नहीं है कि किसने क्या किया। विश्व वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। मांग और आपूर्ति का विषय अगर प्रत्यक्ष तौर पर कोई व्यक्ति समझता हो तो महंगाई के गणित को भी वो समझ सकता है कि मांग ज्यादा आपूर्ति कम है और उस चक्कर में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन मैं विषय पे आता हूँ छत्तीसगढ़ के, कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में, कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में, चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नेता भूपेश बघेल जी को, पर मिला क्या छत्तीसगढ़ को? अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित 2.5 साल की सरकार रही है छत्तीसगढ़। अब विषय आता है कि देश के परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस अलोकप्रिय है, अलोकतांत्रिक है, वो छत्तीसगढ़ में केंद्र की सरकार पर उंगली उठाती है। तो विषय आता है छत्तीसगढ़ का कि तबादला उद्योग ये चलाएं, खानों की नीलामी ये करें, खनिज पर दाऊ टैक्स ये लगाएं, संवैधानिक ढांचे का संतुलन ये खो दें, भूमाफियाओं की इनकी सरकार में मौज हो, युवा ठगा गया हो, दवा की जगह दारू बेची जाती हो और बदलापुर की राजनीति में पुलिस का उपयोग करते हो, प्रदेश नेतृत्व की कमी झेलता हो और मंत्रिमंडल के पूरे मंत्री गायब हो, लापता हो, मंत्री मुख्यमंत्री की मतभेद हो, योजनाएं बंद और वसूली चालू हो, तहसील गिरवी हो भूमाफियाओं के आगे, और जनता खुद नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि इन 2.5 सालों से तो बेहतर डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में चलने वाले राम राज्य, भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली राम। तो आपके शासनकाल में क्या पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे? क्या आपके शासनकाल में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे क्या? की बात कही कि छत्तीसगढ़ आज वर्तमान में है क्या?
छत्तीसगढ़ में है क्या अंधेर नगरी? आपने कहा कि सवाल ये नहीं उठता है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आप कांग्रेस की नाकामियों के बारे में बता रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं 15 साल की, कुछ ऐसे उदाहरण दें ताकि वो काउंटर कर पाए आपको। और केंद्र में माननीय मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के पद की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक गाना सुनने को मिलता है, कर्जा चाहिए, 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 कर्जा चाहिए। फिर भूपेश बघेल का यही गाना चलता है। चलिए संक्षिप्त में जवाब दीजिए सुबोध जी। अध्ययन नहीं था क्या इनको? शराब का सेवन कराते हैं और उसको भी खा जाते हैं। ठीक है, चलिए यही सवाल हम उनसे करते हैं। सुबोध जी, शराबबंदी को लेकर आप क्या कहेंगे? सुबोध जी, शराबबंदी भी तो आपके घोषणा पत्र में था ना, पूरी तरीके से शराबबंदी, आखिर उस पे क्यों नहीं काम किया गया? मैं आपकी शराबबंदी पर भी आ जाता हूं, पर मैंने पिछले 50 सेकंड से 1 मिनट सुशांत शुक्ला जी को सुना। सुशांत शुक्ला जी ने महंगाई को छोड़कर, जो आपका टॉपिक है आज का, महंगाई छोड़कर सारी बातों पे बात कर ली। मोदी जी को विश्व गुरु भी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भैया बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राम राज्य भी कह दिया और पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप मुझे एक मिनट सुशांत जी बोलने दीजिए। यही तो समस्या होती है ना सुशांत जी, सुबोध जी, यही तो समस्या होती है कि जब आप लोगों से सवाल किया जाता है आपके शासनकाल का, तो आप अपने शासनकाल का आप विपक्ष की नाकामियों को ज्यादा गिनाते हैं और उस वजह से हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। जनता आपको यहाँ पे सुनना चाहती है कि आगे का रोड मैप क्या है, विपक्ष किस तरीके से सरकार को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। ठीक है, रुकिए मेरे पास। मैंने किसी को नहीं टोका, तो मुझे भी बात रखने का मौका दिया जाए। आज का मुद्दा ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है। असम में चुनावी पर्यटन करते हो। मैडम, आज का मुद्दा ये नहीं है कि भूपेश बघेल आसाम में थे कि नरेंद्र मोदी बंगाल में समय बर्बाद। देखिए, ऐसे हम किसी को नहीं सुन पाएंगे, ऐसे हम किसी को नहीं सुन पाएंगे। जयंत जी के पास में जाना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए किस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता सुनना चाहती है? उनको तो मतलब है विकास से। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बनी हुई और कई ऐसी समस्याएं, अब तो हाथियों का उत्पात, जिस तरीके से हाथी रिहायशी इलाके में आ रहे हैं, कई ऐसे चुनौतियां इस वक्त छत्तीसगढ़ के सामने, और खास तौर पे कोरोना को नियंत्रण में लाना, क्या ये प्रमुख मुद्दे नहीं है? क्या ये प्राथमिकता नहीं है बजाय आरोप प्रत्यारोप के? देखिए, कोरोना का जहाँ तक मामला है तो ये सर्वमान्य है और पूरे दुनिया भर में ये कहा जा रहा है, जैसे इजराइल के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किए हैं और उसके कारण वहाँ पे कंट्रोल हो गया है पूरा की पूरी, और वो जो लॉकडाउन था पूरा ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक ही तरीका है कि वैक्सीनेट किया जाए सबको। अब ये बात अलग है कि वैक्सीनेशन भी कितना इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि कई लोग वैक्सीनेट होने के बाद भी कोरोना हो रहा है और मर रहे हैं। तो खैर, अब वैक्सीनेशन कितना अधिक दिया गया, और उसमें भी यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वैक्सीन जो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। अब राज्य सरकारें यदि वो वैक्सीन आने के बाद भी ये नहीं दे रही हैं तो ये राज्य सरकार की कमजोरी है। तो एक तो ये है, और फिर कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण स्टेट की जो रेवेन्यू है उसमें ज़बरदस्त गिरावट आई है। पूरे इंडिया की जीडीपी में -7 मतलब वो हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब इनके पास रेवेन्यू के सबसे ज़्यादा यदि कोई सोर्सेस हैं तो वही एक्साइज ड्यूटी है, शराब में ले लो या पेट्रोल में ले लो। तो ये पेट्रोल में भी यदि 100 रुपये का है तो 30 रुपये उसमें सरकार, केंद्र सरकार, 30 रुपये राज्य सरकार, और ये इस प्रकार से हो रहा है। जबकि भारत के पड़ोसी देश जो हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, सीलोन है, वहाँ पे 60-70 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। तो ये स्थिति है कि सरकार अब रेवेन्यू तो कलेक्ट करने के लिए इस प्रकार से कर रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही, सब कर रही, पर अपने खर्चे कम नहीं कर रही, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर रही है। यदि सारे भ्रष्ट लोगों के ऊपर छापे लग जाएं तो मुझे लगता है 1-2 लाख करोड़ रुपए तो वैसे ही आ जाने वाला है, पर वो काम नहीं होने वाला है। वो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने यही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सवाल बनता है सुबोध जी आपसे भी। ठीक है, आपने कहा कि स्टेट को जिस तरीके से लॉस हुआ अभी, क्योंकि कोरोना काल में
में हम देख रहे हैं हर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है और रेवेन्यू जनरेट करने के दो ऑप्शंस हैं। आपको नहीं लगता आप कोई अलग सोर्स ढूंढना पड़ेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि जनता तो काफी ज्यादा परेशान हो रही है। अब वो कहाँ से इतने पैसे लाएगी सर? कोरोना काल में उनके ऊपर भी तो यहाँ पे मंदी छाई रही, जिस तरीके से दुकानें बंद रही। अब आप बताएं ना कि आप लोग जिस तरीके से जयंत जी ने भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, उन छोटे छोटे कारोबारियों पर ही आखिर क्यों? मैम देखिए, रेवेन्यू के मामले में छत्तीसगढ़ किसी से पीछे नहीं है। हमने तो पहले भी कहा कि हमारा जो जीएसटी का हिस्सा है वही केंद्र सरकार अगर नियमित तौर पर हमें वापस देते रहे तो हमारा राज्य एक खुशहाल राज्य के तौर पर चलता रहेगा। उसके बावजूद आप देखिए कि हमारे यहाँ किसान, मजदूर, चाहे गौपालक हो, चाहे एक कमजोर तबका जो होता है वो आज खुश इसलिए है क्योंकि सरकार ने अपनी सारी चीजों को एक तरफ कर कमजोर और निराश्रित वर्ग को खुश करने का या उसके जेब में आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया, उसे उसके जेब में 2 रुपए पहुंचाए हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार अगर अच्छी नजरों से छत्तीसगढ़ की तरफ देखे तो संभव है। दूसरी चीज मैं जो पहले भी बोलना चाहता था पर सुशांत शुक्ला जी मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। आपकी आज की टॉपिक है महंगाई। महंगाई पर मैं फिर पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आपके माध्यम से पूछ लेता हूँ कि सुशांत भैया घर में भाभी जी से पूछ लो कि क्या आज से 7 साल पहले और आज में अंतर है? क्या वो गैस जो खरीदती थी रसोई गैस उसमें और आज में क्या जमीन आसमान का फर्क है? हल्दी, मिर्ची, धनिया, आलू, प्याज, टमाटर जो पूछे उसमें अंतर है? और अगर है तो उस महंगाई को स्वीकारें। में एक मिनट मेरी बात को सुनिएगा। उस महंगाई को स्वीकारें तो आपके इन सवालों का जवाब मैं सुशांत जी से ले रहा हूं। सुशांत जी संक्षिप्त अपना जवाब पड़ेगा। आपका टॉपिक महंगाई है और समय बर्बाद हो चुका है किसी और बात को करने में। मोदी को विश्व गुरु बनाना आपका टॉपिक नहीं है। आज बाजार में इन्होंने महंगाई नहीं बताई है। महंगाई को स्वीकार ये 2012-2013 में जब यूपीए की सरकार तो यही दर उस समय लागू थे। उस समय कोई कोविड का पैंडेमिक नहीं आया था। आज आप बात भी कर रहे हैं, स्वीकार कर अपने आप को बचाएंगे। आप रोना नहीं, आप भी तो रो रहे हैं। आप अपनी नहीं, हम कोविड के नाम पर कभी कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार की जरूरत में है? माननीय क्या हमने गौपालकों को गोधन न्याय योजना के नाम से लूट है, लूट रोया? क्या रो? हमने गरीब आदमी को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। कहा हमने गरीब आदमी को मजबूत किया आर्थिक रूप से। आपने युवाओं देखिए सुशांत जी, सुबोध जी अभी भी कोई कंक्लूडिंग रिएक्शन नहीं निकला और अभी भी इस मंच के माध्यम से आप एक दूसरे पर ही आरोप लगाते रहे। पक्ष विपक्ष इसमें दोनों मिलकर काम करे। राज्य सरकार वेट टैक्स कम करे, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे और कोई और माध्यम ढूंढे रेवेन्यू को जनरेट करने का, कोई और सोर्स ढूंढे, तभी जाकर जनता को यहाँ पे आराम मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई एक अहम मुद्दा है, इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टकरार है, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जनता को रियायतें को छूट दी जाती है अगर दोनों ही पक्ष आरोप प्रत्यारोप की बजाय एक दूसरे के साथ मंथन करके आगे बढ़े। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है।